नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप, यूपी स्पेशल शो, जिसमें आज हम बात करेंगे योगी का प्रचार हर जगह असरदार। 3 दिसंबर को आए 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सबको चौंका दिया। बीजेपी ने 3 राज्य जिनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में एक तरफा जीत हासिल की। तेलंगाना में पार्टी भले ही दहाई के नीचे रही, लेकिन वहां बीजेपी उम्मीदवार ने सीएम केसीआर को मात देकर चौंका दिया। बीजेपी की जीत को धार देने में सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रचार की भी खास भूमिका रही। विकास की योजनाओं के साथ ही राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को मुखरता से रखना बीजेपी को रास आया। योगी आदित्यनाथ ने जहां रोड शो और सभाएं की, उनमें से लगभग 50% सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब रही। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ से लेकर तेलंगाना तक योगी बीजेपी के स्टार प्रचारकों में शामिल थे। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने 3 राज्यों में मिली जीत पर सभी को बधाई दी। साथ ही कहा कि 24 में से भी जो है जनता का आशीर्वाद 24 में भी बीजेपी को मिलेगा और तीसरी बार मोदी जी सत्ता पर काबिज होंगे। योगी ने अपने प्रचार प्रसार में यूपी मॉडल के तमाम मुद्दों को उठाया था, जिनमें बुलडोजर से लेकर राम मंदिर का भी जिक्र था और साथ ही निमंत्रण दिया राम मंदिर बनने पर आने का और जिक्र किया रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का भी। योगी ने 4 राज्यों में 47 से अधिक रैलियां कर 90 से ज्यादा उम्मीदवारों को जिताने की अपील की। इनमें 43 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों को सफलता मिली है। योगी मैजिक बरकरार। और जब दूसरे राज्यों में योगी की लोकप्रियता ये है, तो उत्तर प्रदेश में किस तरीके से आगे आने वाले समय में बाकी दल योगी की लोकप्रियता के सामने अपने आप को खड़ा पाते हैं। और सवाल तो ये भी कि इन 3 राज्यों में वो दल थे कहां जो उत्तर प्रदेश में अपने आप को सेकंड पार्टी भी मानते हैं। इसी पर चर्चा देखने के बाद ये लगता है कि कहीं न कहीं हिंदुत्व और विकास का जो मॉडल है उत्तर प्रदेश का, वो अन्य राज्यों में भी प्रभावी हो रहा है। उसका परिणाम रहा। देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, जिसके मुख्यमंत्री माननीय योगी जी की भी बड़ी डिमांड मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में थी। आदरणीय योगी जी ने जिन जिन विधानसभाओं में सभा को संबोधित किया था, जनता का अपार समूह उनको सुनने आ रहा था और वोट में तब्दील हुआ, जिसका परिणाम रहा कि उन सभी सीटों को जीतने में हम कामयाब रहे। कहीं ना कहीं हिंदुत्व और विकास की जो लाइन है, माननीय मोदी जी और योगी जी के साथ पर भरोसा है जो जनता का, उस जनता ने मोदी और योगी पर भरोसा दर्ज करते हुए बड़ी जीत दर्ज की। परिणाम आए हैं, उसमें योगी जी का मैजिक है। तो हो सकता है योगी जी का मैजिक हो, और इसका मतलब ये है कि फिर मोदी जी का कोई मैजिक नहीं है। अब योगी जी मतलब मैजिक करेंगे, तो ये मीडिया का विषय वस्तु है, उसको तय करना है कि ये मोदी का मैजिक है या योगी का मैजिक है। हम तो ये स्वीकार करते हैं कि हमें जो जनादेश मिला है, जनता ने जो स्नेह और आशीर्वाद दिया है, हमें वो मिला है और उसका हम जनता को धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं। देखिए, 3 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता देश के प्रधानमंत्री जी को बधाई दे रहे हैं, उनको इस जीत का नायक मान रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता बधाई दे रहे हैं, उनको जीत का नायक मान रहे हैं। तो ये जो दिल्ली और लखनऊ का झगड़ा है, इस पे कौन बड़ा पे समाजवादी पार्टी को कोई टिप्पणी नहीं करनी है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को विजय रथ को रोकने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश में जब बाई इलेक्शन हुए मैनपुरी, घोसी में समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को हराया है। 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी हराने का काम करेगी। तो विपक्षी पार्टियों का कहना है कि अगर योगी मैजिक है तो मोदी मैजिक नहीं है, और अगर मोदी मैजिक है तो योगी मैजिक नहीं है। ये बीजेपी को डिसाइड कर लेना चाहिए। वहीं सपा का भी ये कहना है कि हमने तो उपचुनाव भी हराया है भारतीय जनता पार्टी को, योगी सरकार को, तो ऐसे में योगी सरकार को लेकर इस तरह से प्रचार करना, इसको भी लेकर आरोप प्रत्यारोपों का दौर है ये। लेकिन जो इलेक्शन में रैलियां हुई, जहां जहां योगी आदित्यनाथ पहुंचे, वहां वहां से किस तरह से जो प्रत्याशी हैं वो जीत कर निकल कर आए हैं, उसको भी लेकर जगह जगह पर चर्चाएं बनी हुई हैं और इसे नकारा नहीं जा सकता। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। अंशु अवस्थी जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंशु जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। केसी जैन साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैन साहब, आपका भी स्वागत। अशोक तिवारी जी सभा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ। सैयद रजा रजवी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। सैयद साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। रिजवी साहब, थैंक यू पारुल जी।
क्या यूं ही टाल देंगे कि जो रैलियां हुई हैं, ताबड़तोड़ रैलियां बीजेपी ने 3 स्टेट्स में की, जिनमें हम देखें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मध्य प्रदेश में 16 रैलियां की 29 प्रत्याशियों के लिए, और अलग अलग जगहों पर जीत कर भी भारतीय जनता पार्टी उन सीटों पर भी जीती है जहां कई बार नहीं जीती थी। अलग अलग जगहों पर हम तीनों स्टेट की बात करें तो 57 रैलियां इस दौरान हुई, और कई सारे प्रत्याशियों के लिए, करीब 91-93 प्रत्याशियों के लिए उन्होंने वोट मांगे, और काफी बड़ी तादाद में जो है प्रत्याशी जीत कर भी आए। मध्य प्रदेश की बात मैं करूं, अगर छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमाम जगहों पर हमने देखा कि कई मुद्दे उठाए थे, जिनमें हम खुद जब रैलियों को देख रहे थे, सुन रहे थे, तो कई ऐसे मुद्दे थे जो हमने यूपी में भी सुने, तो उन्हीं मुद्दों को हमने यहाँ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी उठते हुए देखा। लेकिन विपक्षी पार्टियों का कहना है हमने उपचुनाव भी हराया, ये भी कहना है कि मोदी फैक्टर है या योगी फैक्टर है, ये डिसाइड कर लीजिए। आप कैसे देख रहे हैं, क्या वाकई असरदार है योगी, तभी दूसरे स्टेट्स में भी उनकी लोकप्रियता है, लोग सुनने के लिए तादाद में उन्हें आते हैं? देखिए पारुल जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के जो है वो फ्रंट लाइन के स्टार प्रचारक हैं योगी आदित्यनाथ जी, और कई राज्यों में उनकी अपनी डिमांड है, उनको बुलाया जाता है, वो जाते हैं, और जाने के बाद जिस अंदाज में वो अपना भाषण देते हैं, वक्तव्य देते हैं, और जो उत्तर प्रदेश में जो उन्होंने काम किया उस काम को वहां बताते हैं अच्छे तरीके से, तो उसका कहीं ना कहीं असर होता है। दूसरा ये है कि योगी जी की चाल ढाल, रहन सहन, कपड़ा, उनका पूरा जो ड्रेस है वो आप देखिए कि पूरा लगता है कि हाँ कोई मठाधीश है, किसी जो है वो गोरखनाथ मंदिर का जो है माना जाना बाबा है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे हिंदू समुदाय के लोग हैं उन पर जाकर के वो असर डालता है कि साहब ये एक अलग टाइप के एक नेता है पूरे देश के लिए, तो उनकी लोकप्रियता कहीं ना कहीं है। दूसरे ये 3 राज्य जो पारुल जी चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता है, तो ये तो सही है जीता है, लेकिन लोग कहते हैं कि ये सेमीफाइनल है लोकसभा का। आप देखिए कि जब इससे पहले चुनाव हुआ था, उसी के 5 महीने के बाद लोकसभा का चुनाव हुआ था। तो लोकसभा चुनाव में राजस्थान में जो है वो बीजेपी सरकार नहीं थी, वहां कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो 25 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में 24 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी जीती थी। और यही आप देखिए कि जब चुनाव हुआ तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, और वहां 29 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में आप समझिए 28 एमपी जो है वो जीते थे भारतीय जनता पार्टी के। एक खाली कमल का बेटा जीत गया था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो वहां के चीफ मिनिस्टर थे, उनका लड़का जीता था। और यही छत्तीसगढ़ में आप देखिए जो 11 एमपी है, वहां भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव लड़ी थी, और वहां कांग्रेस की सरकार थी, 9 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीते थे 11 में से। तो ये चुनाव एमएलए जीत गए, विधानसभा तो जीत गए, लेकिन अब आप समझिए इनके जो कहा जाए सेमीफाइनल है, भाई इससे पहले तो आप जो चुनाव लड़के आए हैं, आपके तो 25 में 24 आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और 29 में 28 आपके मध्य प्रदेश में, और छत्तीसगढ़ में 11 में 9, तो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो आपके हैं, जिस तरीके से आप चाहते थे उस तरीके से। अब आप जीत के आए हैं तो उसमें या तो 25 के 25 जीत जाएंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या 29 के 29 जीत जाएंगे, या 11 के 11 जीत जाएंगे। लेकिन संख्या तो वहां से मध्य प्रदेश से, राजस्थान से और छत्तीसगढ़ से भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी संख्या लेकर के गई थी लोकसभा के लिए। मसला ये इसलिए भी चर्चा का विषय बन गया है क्योंकि इन राज्यों में दोनों ही दल मध्य प्रदेश में तो खाता भी नहीं खोल पाए, और बाकी जगहों पर भी आलम कुछ यही रहा। लेकिन वोट कटर जरूर साबित हुए हैं बीएसपी की अगर मैं बात करूं, लेकिन सपा को तो नोटा को जितने वोट मिले उससे भी कम वोट मिले हैं। अंशु जी, तो बाकी राज्यों में तो चिंता का विषय है, लेकिन अगर बात लोकप्रियता की जाए तो अगर लोकप्रियता के पैमाने में हम अब तक सोशल मीडिया का जिक्र करते थे, तो सोशल मीडिया पे जो आपकी पार्टी है या सपा की तरफ से ये कहा जाता था ये सब खरीदे हुए फॉलोवर्स भी हो सकते हैं, लेकिन जब उसका असर वोटों पर भी दिखे, सीटें जिताने पर भी दिखे, तो उसे क्या कहेंगे? और उसके कंपटीशन में, कंपैरिजन में क्या विपक्ष के पास उस लोकप्रियता का उस हैवीवेट नेता भी है कोई? देखिए, चुनाव में हमेशा एक पक्ष जीतता है, दूसरा हारता है जी। और राजस्थान में हमने जो राजस्थान के लोगों ने किया, मध्य प्रदेश के लिए, मतलब छत्तीसगढ़ के लिए किया, तो हो सकता है। लेकिन एक चीज आप देखिए कि देश के प्रधानमंत्री को ये बात कहनी पड़ी कि हम 500 का गैस सिलेंडर देंगे। ये मुद्दा किसका था? कांग्रेस पार्टी ने दिया था राजस्थान में, हमने छत्तीसगढ़ में दिया था। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के मुद्दों पर बीजेपी को आना पड़ा है। हम इसमें भी अपनी जीत मानते हैं कि हो सकता है
प्रदेश की जनता ने हम उन मुद्दों को भुना नहीं पाए, लेकिन भाजपा को उन मुद्दों पर आना पड़ा, तो इसमें जनता की जीत है और जनता की जीत में भी हम अपनी जीत मानते हैं। ठीक है, विपक्ष की जिम्मेदारी है, विपक्ष की जिम्मेदारी हम बखूबी से निभाएंगे, लेकिन अगर आप राजस्थान का देखें तो वोट प्रतिशत हमारा बढ़ा है, घटा नहीं है, और बहुत कम वोट प्रतिशत का जो अंतर है उससे कांग्रेस पार्टी वहां पर हारी है। हम राजस्थान में 39.53% वोट पाए और भारतीय जनता पार्टी 41.69। तो पार्लियामेंट आते आते ये 1-2% का जो अंतर है ये कब बदल जाएगा और कब ये इसका वो होगा, तो इसको आप निश्चित नहीं कह सकते। ये कोई सेमीफाइनल नहीं है, ये राज्य के चुनाव। इससे पहले भी हम जब हमारी सरकार केंद्र में बनी थी तो तब भी हम राज्य के चुनाव हारे थे, 3 राज्यों के चुनाव हुए थे। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में भी 42.23% हमारे वोट प्रतिशत है और 46% बीजेपी का है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी है, 40.40% हमारा वोट प्रतिशत है और भाजपा की लगभग 45% है। तो बहुत बड़ा अंतर नहीं है और हम ये मानते हैं कि जिन मुद्दों को कांग्रेस पार्टी ने खड़ा किया, श्री राहुल गांधी जी ने खड़ा किया, कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में थे, बीजेपी को भी उन्हीं मुद्दों पर आना पड़ा। तो हमें उम्मीद है कि शीघ्र ही सरकार जो नई बन रही है इसको लेकर अंशु जी तो रही हूँ बीच में आपको कि इसको लेकर तो हम तब से कर रहे हैं कि मैनिफेस्टो एकदम ऐसा लग रहा था कि फोटोकॉपी हो गए, बहुत सारे सिमिलर ही मुद्दे थे। तो ये तो कई मुद्दे हैं जो चर्चा में हैं, लेकिन मैं आज जिस सवाल को लेकर आपके पास आई कि क्या उस लोकप्रियता का नेता विपक्षी पार्टियों के पास है, और है तो इतनी बड़ी हार आपकी कैसे हो जाती है? नहीं, देखिए बड़ी हार नेता की लोकप्रियता पे भी तो वोट पड़ते हैं ना, नेता चेहरा आपका सिंबल उस पर भी वोट पड़ते हैं। बताया सभी राज्यों के वोट प्रतिशत कि हमें कितना मिला और जो रूलिंग पार्टी जो सरकार बनाने जा रहे हैं उनको कितना मिला। तो लोकप्रियता है, श्री राहुल गांधी जी की लोकप्रियता है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की है। अगर लोकप्रियता न होती तो इतने कम अंतर से हम नहीं हारते। ठीक है, ये अंतर और बढ़ सकता था। आप इसे ये नहीं कह सकते, बिल्कुल लोकप्रियता है और हम मुद्दों की जीत मानते हैं। देखिए कभी कभी जो मुद्दे खड़े किए जाते हैं उनका दूरगामी असर होता है, तो जनता इस बात को समझ रही कि कांग्रेस पार्टी ने जो मुद्दे खड़े किए, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि आपके मुद्दों को तो हाईजैक किया बीजेपी ने, पार्टी ने कॉपी किया हो, फिर वो मुद्दे हम शुभकामनाएं देते हैं। तो नई सरकार बन रही, उन मुद्दों को शीघ्र लागू करेंगे और परिणाम वो मुद्दे कैसे देंगे जब आपके मुद्दे तो हाईजैक हो चुके हैं। याद दिलाते रहेंगे, लेकिन इनको भागने नहीं देंगे। इनको प्रदेश की जनता के लिए काम करना पड़ेगा। सभा के पास जा रहे हैं, सशक्त विपक्ष के रूप में हम वहां पर हैं। और देखिए कुछ प्रतिशत के अंतर से हिमाचल प्रदेश में भी हम 1% के अंतर से ही चुनाव जीते थे, तो 1% का अंतर बहुत बड़ा अंतर। ठीक है, 1% रुकिए सर, रुकिए, उनको आवाज नहीं जा रही है मेरी, चेक कर लीजिएगा। अशोक तिवारी जी, सवाल यही है कि बात जब लोकप्रियता की आती है तो एक जगह तो आपकी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश जी, उनको खाली सभा देखकर वापस लौट जाना पड़ता है। मैं मिर्ची बाबा जी की बात कर रही हूँ, जहां पर वो पहुंचे थे और सब कुछ खाली देखकर वो वापस लौट गए थे, आए तो सभा करने थे। और फिर उसके बाद वो नतीजों में भी दिखा कि नोटा को ज्यादा वोट मिल गए आपको बाकी राज्यों में, यानी आप यूपी की ही पार्टी हैं बस। कहिए, सवाल सुन पाए आप मेरा? ये जो चुनाव थे, जी कहिए। हम सवाल सुन लिए, हम जी सर, जी कहिए। हम अपने तरीके से अपने चैनल पर मैं पूरी बात रखूंगा ना, मैं आधी बात नहीं रखूंगा। जी पारुल जी, मैं अपनी बात स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, ये जो चुनाव थे, ये राज्यों के चुनाव जो हुए उसमें भाजपा इसी तरह से कमियों की वजह से, कांग्रेस के अहंकार युक्त रवैये की वजह से इंडिया गठबंधन साथ में नहीं लड़ा। कांग्रेस को अपने दम खाली भरोसा था, उसने जो कार्य व्यवहार किया उसके अनुसार ये हारी हुई बाजी भाजपा जीत गई है। इसके लिए उसको ज्यादा खुशफहमी में होने की जरूरत नहीं है। जो मैसेज गया कांग्रेस के बड़े नेताओं के वक्तव्यों का, उसको जनता ने अच्छा नहीं माना और जो वोट कांग्रेस को मिल सकते थे वो वोट भाजपा में चले गए। अब मैं आगे बढ़ता हूं, इंडिया आने वाला चुनाव, जैसे हमारे रजा भाई ने बहुत अच्छी समीक्षा की, आने वाला चुनाव केंद्र का है, 24 का चुनाव है, जिसमें इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने जा रहा है और जो है सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने जा रहा है। आज कांग्रेस जो पहले सामाजिक न्याय के साथ नहीं थी, वो भी अब बात कर रही है जाति जनगणना की।
आज कांग्रेस कोई नेतृत्व नहीं कर रही है इंडिया गठबंधन का, कांग्रेस भी उसमें एक फॉलोइंग में है और इंडिया गठबंधन सामूहिक नेतृत्व से खड़ा हुआ है, जहां पर जो है माननीय अखिलेश यादव जी जो पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई के चेहरे हैं पूरे देश के, और तेजस्वी यादव जी हैं, माननीय नीतीश कुमार जी हैं, ममता बनर्जी जी हैं, तमिलनाडु में स्टेलिन, तमाम क्षेत्रीय पार्टियां हैं। इन क्षेत्रीय पार्टियों के और कांग्रेस के भी साथ में होकर के एक सामूहिक नेतृत्व चुनाव लड़ रहा है, जो टफ फाइट दे रहा है। मोदी जी अंदर से हिले हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी इस ताकत को समझती है, और ये जो चुनाव हुए हैं, ये चुनाव तो सबक देने के लिए हुए हैं कांग्रेस को। अब कांग्रेस ऐसी गलती नहीं करेगी भविष्य में, और कांग्रेस वही कुछ करेगी जो कुछ करने से भाजपा को हराने में इंडिया गठबंधन पूरी ताकत से लगा हुआ है, और उत्तर प्रदेश से 80 की 80 सीटों पर कड़ा मुकाबला करके हम इनको ध्वस्त करने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी एक बड़ी ताकत के रूप में आज केंद्र की विदाई करने जा रही। घोसी का उपचुनाव उसका उदाहरण है, अखिलेश जी सपा को एक सीट तो दिला देते। कोई ताकत नहीं दिया था भाजपा ने, घोसी में धूल जलाया है, दलित वर्ग का वोट पर चढ़ के बाद समाजवादी पार्टी को मिला है। इस बात से इनकार नहीं कर सकती हैं आप भी और चैनल में बैठे सभी लोग। ठीक है, मैंने तो शुरुआत में ये सवाल उठाया, मेरा अगला वाले चुनाव में भाजपा की विदाई के सुन लिया सर, सुन लिया किसान देश, लेकिन बड़ा कंट्रोवर्शियल है आपकी बातें बड़ी कंफ्यूजन जो है व्यापारी, देश का कमजोर वर्ग, देश का पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग आज भाजपा की विदाई करने के लिए बेकरार है। 2024 में उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के 2 बार से यूपी में ये बात नहीं समझा पा रहे जनता को, और यूपी की छोड़िए अब एमपी छत्तीसगढ़ तो आपकी पहुंच दूर हो गया। मेरा सवाल सुनिए सर अशोक तिवारी जी, ये आप जो अभी एकदम कंफ्यूजन वाला बयान दे रहे हैं, पहले धो रहे हैं अंशु जी को धो रहे हैं, अंशु जी को कह रहे हैं कि ये जो अहंकार है ना ये ले डूबा इनको, फिर कह रहे हैं अगर गठबंधन में चुनाव लड़ते तो ऐसा नहीं होता, फिर कहते हैं बड़े बड़े नेता हैं हमारे साथ तो गठबंधन में, पहले धो दिए फिर मरहम लगा रहे हैं जी, पहले आप उनको धो रहे हैं फिर उसके बाद मरहम भी दे रहे हैं साथ में। पहले कह रहे हैं आप कि ये अहंकारी नेताओं की वजह से हार हो गई, और फिर कह रहे हैं गठबंधन में नहीं लड़े, और फिर कह रहे हैं हमारे पास सारे बड़े नेता हैं, इंडिया गठबंधन आगे लड़ने वाले हैं। गठबंधन एनडीए को हराने जा रहा है, पीडीए हराएगा एनडीए को, पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, कमजोर समाज, किसान, मजदूर, हमारे जो नौजवान जो कि सड़कों पे घूम रहे हैं, ये हराएंगे भारतीय जनता पार्टी को, और कोई ताकत नहीं हो सकती। पीडीए चुनाव से पहले बन चुका था ना, फिर अखिलेश जी को सभा में सुनने तक कोई नहीं आ रहा है। जनता खिलाफ है, अरे जनता ही नहीं सुनने आ रही है सर, एमपी में तो उनको वापस जाना पड़ा, सभा करने आए थे, खाली देखा वापस चले गए। एमपी में कांग्रेस, इसीलिए मैंने पूछा कि योगी की लोकप्रियता के सामने विपक्ष के पास चेहरा है भी या नहीं। ठीक है, किसी करेगी, ताकत से आएगी, चुनाव करेगी। अरे सर ऐसे बार बार बोलने से नहीं होता ना, लॉजिकल थोड़ा सा कहेंगे तो अच्छा भी लगेगा दर्शकों को, ऐसे एक ही बात को रिपीट करेंगे तो दर्शकों को भी अच्छा नहीं लगेगा। लॉजिकल थोड़ा सा बयान दीजिए ना, थोड़े तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ। आ रही हूँ, वापस आ रही हूँ। ऐसे बार बार बोलेंगे तो नहीं अच्छा लगता है, फिर व्यूअर्स हमारे सोचेंगे कि आपके पास एक ही बात है बोलने के लिए। कमिंग बैक टू यू अशोक जी, आ रही हूँ, रुक जाइए जैन साहब। मसला ये है कि आपकी पार्टी में ये जीत आप किसे दे रहे हैं। 3 स्टेट्स जहां पर आंकड़े ये कि 29 सीटों पर मध्य प्रदेश में कवर किया 29 सीटें, 22 में जीत मिली। राजस्थान में योगी के प्रचार वाली 15 सीटें निकल गई। तेलंगाना में 8 सीटें जीते हैं, उनमें से 2 पर योगी साहब ने प्रचार किया। कुल मिलाकर राज्यों में 57 रैलियां योगी साहब ने की। अगर ये योगी मैजिक है तो पीएम मैजिक कहां गया, मोदी मैजिक कहां गया, ये पूछ रहा है विपक्ष आपसे, कहिए। जी पारुल जी, पहली बात तो ये है कि अगर किसी टीम का कैप्टन अगर अच्छा प्रदर्शन करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि टीम के बाकी खिलाड़ी खेल नहीं रहे। तो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठनात्मक ढांचा है वो इतना मजबूत है कि यहाँ पर एक केंद्रीय मंत्री भी एक पन्ना बनकर के काम करने के लिए तैयार है, साथ ही साथ एक वार्ड का प्रभारी बनकर के, वार्ड का अध्यक्ष बनकर के भी एक केंद्रीय मंत्री काम करने के लिए तैयार है। इस तरीके का संगठनात्मक ढांचा, इस तरीके का अपने नेतृत्व पर विश्वास किसी भी पार्टी में नहीं। और जो आपने सवाल किया उसका सीधा सा जवाब ये है कि चाहे माननीय मोदी जी का चेहरा रहा हो, अमित शाह जी की रणनीति रही हो, या योगी जी का मॉडल रहा हो, इन
सारी चीजों ने मिलकर के भी ये जो चुनाव का परिणाम है, चुनाव का परिणाम आया है। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी बार बार घोसी सीट की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कोई जीत नहीं, यानी कि 3 राज्यों में 3 प्रदेशों में अगर सरकार बन जाए तो उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर एक एमएलए की सीट पे उपचुनाव हो जाए और वो जीत जाए तो वो जीत बहुत बड़ी जीत हो जाती है। नहीं तो अपने स्टेट में अगर नहीं जिता पाए तो वो भी सवाल उठता है ना केसीचंद साहब। नहीं, देखिए पारुल जी, अभी जो बात हो रही थी कि ये सेमीफाइनल है या सेमीफाइनल नहीं है, अभी आदरणीय रजा साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि जब हमारे पास कुछ नहीं था तब हमने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, चाहे 29 में से 28 सीटें हम एमपी में लेकर के आए हूं, चाहे 11 में से 9 सीटें हम छत्तीसगढ़ से लेकर के आए हूं, या फिर इसी तरीके से 25 में से 24 सीटें राजस्थान में लेकर के आए हूं। लेकिन बात यह है कि इसको सेमीफाइनल कह कौन रहा था? यही कांग्रेस, यही समाजवादी पार्टी, यही विपक्ष, यही हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी, सब लोग यही कह रहे थे सेमीफाइनल है। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से इस बात को कहती रही कि क्षेत्र के चुनाव यानी कि एमएलए के चुनाव, यानी कि जब किसी प्रदेश के चुनाव होते हैं वो अलग है और जब राष्ट्रीय चुनाव होते हैं वो अलग है। आप देखिए जो बातें ये अभी फिर प्रचार में देश के मुद्दे क्यों ले आते हैं, राष्ट्र क्यों ले आते हैं आप, फिर उसके बाद राम मंदिर क्यों ले आते हैं आप, फिर राज्यों के चुनाव में? नहीं, ये तो विपक्ष बरगलाने का काम करता है। दरअसल क्या है पारुल जी कि जनता जनार्दन है, जनता सब कुछ समझती है और एक चीज है कि अब जनता सबको सुनती भी है, केवल रैली तक ही सीमित प्रचार नहीं है, मोबाइल पे प्रचार पहुंचता है, लैपटॉप पे पहुंचता है, फेसबुक पे पहुंचता है, सोशल मीडिया है, घर तक टीवी है, उस पे सारी न्यूज पहुंचती है। जनता हर चीज का आकलन करती है, सिर्फ भाषणबाजी से नहीं। जैसा कि अभी हमारे अभी तक ये क्लियर नहीं कर पाए आप कि मोदी मैजिक है या योगी मैजिक है? नहीं, हमने बताया तो देखिए भारतीय जनता पार्टी में पूरा संगठन काम करता है, जितना महत्व माननीय मोदी जी का है कमल का मैजिक है, फिर ऐसा प्रचार किया जाए। नहीं, देखिए पारुल जी, संगठनात्मक ढांचा है, हमने आपसे बताया तो संगठन के रूप में काम होता है। एक व्यक्ति जिम्मेदारी लेता है, योजना बनाता है, लेकिन योजना का काम है और योजना का क्रियान्वयन कौन कर रहा है? और योगी जी के मॉडल को बिल्कुल अस्वीकारा नहीं जा सकता है जो उन्होंने यहाँ पे नजीर पेश की। इस प्रकार से यहाँ पर जब मैं भी जब यहाँ पर कवर कर रही थी एमपी इलेक्शंस में, तो हमने जब लोगों से पूछा तो कई लोगों ने मुझे ये आंसर किया कि यहाँ पर योगी के जैसा सीएम चाहिए। तो ये तो खैर वही चीज मैं कह रहा हूँ जाहिर है और ये पब्लिक पारुल जी अभी जो 10 सेकंड देखिए जो जीटीए की बात कर रहे थे हमारे समाजवादी पार्टी के साथ, हमारे कांग्रेस के साथी अंशु जी जो बात कर रहे थे 1%, 2%, इन्होंने ये भी स्वयं कहा कि हम 1% के अंतर से जीत गए हिमाचल, 1% हमको वोट जाता मिला और यहाँ पे 5%, 6%, 7% का अंतर बता रहे। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी पर जनता को विश्वास है, मोदी जी ने जो भरोसा जताया उस पे जनता ने विश्वास किया और हमने जो विकास के काम किया इसलिए जनता ने आपका जवाब किया। ठीक है, 30 सेकंड और तिवारी जी आपका जवाब। जी देखिए, ये कुछ फहमी बहना अलग बात है। योगी जी की क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में, ये उनका केंद्रीय नेतृत्व अच्छी तरह समझ रहा है। आज केंद्रीय नेतृत्व में और इनमें क्या अंतरकला है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। अरे अंतरकला आप अपनी देखिए ना, लेकिन आपने जनता सच्चाई जानती है। आपने यहाँ पर 100 सीटें दी थी, भूल गए आप। अब आप तय करिए, अब आप तय करिए कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को आप कितनी सीटें देंगे। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपको तय करना चाहिए। जनता के लिए बोल दिया, भाई साहब मैं जनता पे खोल रहा हूँ कांग्रेस को। कांग्रेस आगे जा रहा हूँ, छोटा कमेंट तो आप क्यों अंतरकला है भाई? ये एक सेकंड, केसी जैन साहब रुक जाइए, वापस आ जाऊंगी मैं आपके पास। जनता इस तरह कर देगी। जैन साहब प्लीज प्रदेशों के चुनाव में मंशु जी के पास जाए, दोनों को मंशु जी के पास जा रही हूँ। ऐसे नहीं होगी चर्चा, हमारे पास समय कम है और उसमें बारी बारी से आप लोग का जवाब मिले ताकि दर्शकों को सही सुनाई दे। अंशु जी 30 सेकंड में सर। आज अंशु जी आप बोलना शुरू कीजिए, समय कम है। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि राज्यों के चुनाव से हम चाहते थे कि राजस्थान का जो रिवाज है वो बदले। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने
जो जन कल्याणकारी योजनाएं उनको चलाएं। 25 लाख का हम वहां पर चिरंजीवी योजना चलाकर इलाज दे रहे थे। गैस सिलेंडर हमने सस्ता किया क्योंकि देश में महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई है तो ये मुद्दे नहीं खत्म हो गए। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, तो हम लोगों को वहां पर लाभ पहुंचा रहे थे। आज बीजेपी के पास भी बेरोजगारी और महंगाई दूर करने का कोई साधन नहीं है, तो जो कांग्रेस पार्टी वहां पर काम कर रही है। ठीक है, समय कम है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, योगी फैक्टर। ये कहा जा रहा है कि 3 राज्यों में कई सारी जगहों पर योगी जी ने रैलियां की और कई सारी सीटों को जिता के दिया भारतीय जनता पार्टी को। तो क्या वाकई योगी का जो प्रचार है वो असरदार है? और इससे पहले भी जब हम चर्चा कर रहे थे तो ये बातें निकलकर सामने आई थी कि प्रत्याशियों की डिमांड है कि योगी उनकी सीट पर आके, उनके विधानसभा क्षेत्र में आके उनके लिए प्रचार करें। असर दिखा है, लेकिन इतना असरदार कोई और क्यों नहीं दिखा है इन 3 राज्यों के जो नतीजे हैं उनमें? ये भी सवाल है। तेलंगाना में भी योगी जी जब गए तो वहां से भी अच्छे रिजल्ट्स मिले। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 24 के लिए ये जो प्रचार प्रसार का असर है ये बरकरार रहेगा या नहीं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।